डियर फ्रेंड्स, इस ऑडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 50 ऐसे प्रश्नों पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम आपके हायर एजुकेशन, पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, प्रवक्ता परीक्षा के लिए और टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रासंगिक हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं रहा है। तो इसका जवाब होगा हाबहाउस। हाबहाउस स्वरूपात्मक संप्रदाय के अधिवक्ता नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? पहले ये जान लेते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय और कितनी जो है इसके संप्रदाय हैं समाजशास्त्र के। तो दो संप्रदाय हैं। पहले संप्रदाय को स्वरूपात्मक और दूसरे को समन्वयात्मक कहा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो हैं जॉर्ज सिमेल। इसमें विशिष्टता पर फोकस किया गया है, यानी कि समाज के उन्हीं पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाएगा समाज के अंतर्गत जो समाज में विशिष्ट महत्व रखते हैं। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के फाउंडर इमाइल दरखाइम हैं और उन्होंने समाज के सभी पहलुओं को समाजशास्त्र के अंदर लाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से इसका जो जवाब होता है वो हाबहाउस होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने किया। ऑप्शन है सामाजिक स्थायित्व, दूसरा है सामाजिक गतिशीलता, तीसरा सामाजिक पुनर्निर्माण। अब ये स्पष्ट इस तरीके के प्रश्न को कैसे पकड़ा जाता है, पहले से स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें कौन कौन इसे थिंकर से इसको पकड़ना है। सोशल स्टैटिक्स या स्टेबिलिटी की बात नहीं करते इमाइल दरखाइम। आप सोशल मोबिलिटी की बात नहीं करते हैं, सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते हैं। आप पहले विकल्प को खारिज कर देंगे कि पहला विकल्प गलत होता है। फिर आप बात करते हैं दूसरे विकल्प पर। दूसरे विकल्प में क्या कहा गया? सामाजिक स्वरूप शास्त्र को, सामाजिक नियंत्रण को, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात डायरेक्ट इमाइल दरखाइम नहीं करते हैं, काट देंगे। तीसरा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की बात इमाइल दरखाइम करते प्रतीत होते हैं। जैसे वो कहते हैं जो संपूर्ण समाज है एक सावयव की तरह है। ये वो प्रभावित हैं स्पेंसर से, और वो कहते हैं सोसाइटी है वो सुई जनरेस है, स्वयंभू है। और सामान्य समाजशास्त्र की बात करते हैं, सोशल फैक्ट्स वगैरह पर बहुत फोकस देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं 3 नंबर पर, जिसमें कहा गया समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर सबसे ज़्यादा किसने बल दिया। तो जैसा कि मैंने इस प्रश्न के पहले ही बताया कि इस पर फोकस किया है सामाजिक तथ्यों पर इमाइल दरखाइम ने। इमाइल दरखाइम समाज की प्रत्येक घटना को या प्रत्येक चीज़ को एक सोशल फैक्ट की तरह मानते हैं और इसके अंतर्गत 3 बातों पर फोकस करते हैं: सामान्यता, बाह्यता, बाध्यता। 3 चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। उनमें ऑगस्ट काम्टे किसकी बात करते हैं? ये फाउंडर हैं सोशोलॉजी के, और ये बात करते हैं सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की। इनके सिद्धांतों में अगर हम और लें तो ये बात करते हैं जो है प्रत्यक्षवाद की। ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताते हैं, जिसमें वो धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक की बात करते हैं। और ये सोशोलॉजी को क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहलाने के लिए भी काफ़ी प्रयास करते हैं। बेसिकली ये जो ऑगस्ट काम्टे हैं, ये इनका जो प्रारंभिक दृष्टिकोण है समाजशास्त्र के बारे में, वो पूर्णतः समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने का है। इसलिए वो समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को शामिल करते हैं, और यहाँ तक वो इतने जो है प्रभावशाली ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जो मंदिरों में पंडितों को नहीं बल्कि समाजशास्त्रियों को बिठाया जाना चाहिए, लेकिन जब उनकी वाइफ का निधन हो जाता है तो वो पूर्णतः मानवतावादी हो जाते हैं। फिर वो परिवार, महिलाओं के कल्याण, इन सब पर काफ़ी काम करते हैं और उनके काफ़ी सिद्धांत है। फिर स्पेसिफिक जब थिंकर्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। और फिर अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको तो जानना ही है, लेकिन सिंपल बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स वर्ग की बात करते हैं, और वर्ग में ये बुद्रोजी यानी ये बात करते हैं पूंजीपति की, और फिर बात करते हैं प्रोलेटेरियत की यानी सर्वहारा वर्ग की। इसमें एक और वर्ग की बात ही करते हैं, लेकिन कहते हैं उसका वो विलोपन हो जाएगा। उसको ऐसे बताते हैं, कहते हैं ये है जो है बुद्रोजी,
और ये है प्रोलेटेरियत यानी कि लेबरर्स। और ये बीच में कहते हैं एक होता है पैटी बुर्जुआ, पतित बुर्जुआ, कहते हैं कंपटीशन में इसका विलोप हो जाएगा और 99% संभावना है कि ये भी लेबरर में तब्दील हो जाएगा। ये वर्ग का आधार किसे बताते हैं? तो वर्ग का आधार आर्थिक संबंधों पर और पूंजी पर जिसका नियंत्रण है, उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण है, उसमें करते हैं। अब मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर की जो राइटिंग्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका योगदान है वो है ब्यूरोक्रेसी को लेकर, वो है वर्ग की व्याख्या को लेकर। ये मार्क्स के वर्ग से खुश नहीं है, आर्थिक व्याख्या के साथ अन्य व्याख्याएं भी उसकी करते हैं। और इनका काम है बेसिकली जो धर्म को समझने का। इन्होंने 5 धर्मों का अध्ययन किया था और किताब लिखी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इनकी सोशल एक्शन की थ्योरी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में इनका बहुत काम है। आप लोग कमेंट करके बताइए नौकरशाही शब्द किसने दिया था। और फिर हम लोग बात करते हैं इमाइल दरखाइम की। तो इमाइल दरखाइम के बारे में सामान्य बात मेरे ख्याल से हम लोग कर चुके हैं, फिर डिटेल में किसी अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो भाई लघु समुदाय की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आत्मनिर्भरता तो है, होमोजेनिटी यानी समरूपता भी है, विशिष्टता भी है और लघुता भी है। यानी कि यहाँ पर जो विशेषता इसमें नहीं होगी वो है द्वितीयक व्यवसाय, ये विशेषता इसकी नहीं होगी। लघु समुदाय का कंसेप्ट किसने दिया था ये जानते हैं, ये आंसर हो गया। और इसके बारे में ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। लघु समुदाय का कंसेप्ट दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड का कंसेप्ट है। रॉबर्ट रेडफील्ड की एक बुक है द लिटिल कम्युनिटी, उसमें उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने इसकी सबकी विशेष बातें बताई हैं। एक लघु समुदाय की बात करी है और एक बृहद समुदाय की बात करी, इस पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कहा गया है किसने एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा है? सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा। जैसा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की जाए, ऐसे एक इंट्रोडक्टरी क्लास में अपने लेक्चर में मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो सीधा कोटेशन और कोट्स होते हैं, उनको रटना ही पड़ता है, इनमें कोई चॉइस नहीं होती। तो ये कंसेप्ट है ऑगबर्न एवं निमकॉफ का। ऑगबर्न एवं निमकॉफ का जो है कोटेशन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन से एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो फिर वही बात, द्वितीयक जो व्यवसाय है ये लघु समुदाय की विशेषता बिल्कुल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? सीधा सा जवाब आपको पता है कि लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बृहद समुदाय की इनकी विशेषताएं कौन सी हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। अब ये भी देखो कोर्ट से क्वेश्चन आ गया है, इसका जवाब ले लेते हैं। ये पहले है मैकायरन पेज का, इनकी एक बुक है सोसाइटी, इसको याद रखना है, इन्होंने लिखी थी 1950-60 के दशक में सोसाइटी। फिर एम एन श्रीनिवास के बारे में बात करते हैं। एम एन श्रीनिवास ने एक तरीके से क्षेत्र अध्ययन को भारतीय समाजशास्त्र में शामिल किया। आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। और इन्होंने रिमेंबर विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज और मैसूर का अध्ययन किया और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को, सहभागी अवलोकन को समाजशास्त्र के अध्ययन में शामिल किया। मिक्के मेरिट वगैरह का भी जो है समुदायों के अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, एफ रॉस का भी। आगे बढ़ते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एक आवश्यक है? प्राथमिक समूह के बारे में कहा गया है प्रश्न में, प्राइमरी ग्रुप।
तो आप सबसे पहले बताइए प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? तो ये दी है C.H. कूले ने, चार्ल्स सर्बर्ट कूले ने। और प्राथमिक समूह के बारे में, इसमें अब विशेषताओं के बारे में चूंकि पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें कहा गया शारीरिक समीपता यानी कि निकटता, दूसरा है समूह का लघु आकार होना, तीसरा है वैयक्तिक संबंध यानी इंडिविजुअल संबंध को ध्यान दिया गया है। फिर ये जो चौथी विशेषता है जिसमें कहा गया निश्चित क्षेत्र होता है, ये इसकी विशेषता में शामिल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन 4 नहीं होगा, 1, 2 और 3 होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, जिसमें कहा गया संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कोटेशन कोट्स काफ़ी पूछे जाते हैं, ये याद ही करने पड़ते हैं। अब इसमें कोई भी कहानी नहीं चलने वाली, इसमें आपको सीधा पता होना चाहिए किसका है। ये हर्ष कोविट्स का कंसेप्ट है, इसकी व्याख्या मैं कर सकता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत हालांकि नहीं है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त होते हैं जबकि समाज अमूर्त होते हैं। पहला पॉइंट, समुदाय मूर्त होते हैं, समाज अमूर्त होते हैं। तो समुदाय मूर्त होते हैं, मैंने एक स्लिप पर सब लिख कर दिया था। समाज अमूर्त होते हैं क्योंकि समाज दिखाई नहीं देते। एक समाज किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक समाज का या कोई एक उदाहरण ये आप लोग बता सकते हैं। तो इसलिए पहला ही विकल्प सही है। फिर दूसरा कहा गया समुदाय अमूर्त होते हैं, गलत है। सबके समाज मूर्त होते हैं, गलत है पूरे तरीके से। ये दोनों मूर्त होते हैं, गलत है। इसमें ये मूर्त नहीं होता है, ये मूर्त होता है। फिर तीसरा गया दोनों मूर्त होते हैं, ये पूरे तरीके से गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं। तो सीखे हुए व्यवहार को भैया कहते हैं संस्कृति। जैसे अभी पीछे प्रश्न में आया था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो यानी पर्यावरण कौन? ये पेड़ पौधे नहीं, सोशल इन्वायरमेंट से यहाँ बात की गई है। तो इसका जवाब संस्कृति होगा। संस्कृति क्या है? जो हम सीखते हैं। जैसे भारत की संस्कृति पश्चिम की संस्कृति से भिन्न है। भारत की संस्कृति संग्राहक है, पश्चिम की संस्कृति उपभोगवादी है। भारत की सामाजिक संस्कृति की विशेषता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान आदर करते हैं। पश्चिम की संस्कृति में ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यक्तिवादिता है, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समग्रवादिता है, यानी वासुधैव कुटुंबकम इत्यादि की भावना है। सभ्यता क्या है? सभ्यता के बारे में बात करते हैं। सभ्यता संस्कृति से भिन्न है। ये सभ्यता समाज का बाह्य पक्ष है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, वाइट्स गुड इत्यादि। ये सब चीज़ें सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। और प्रथाएं किसी भी समाज में पाई जाती हैं, चाहे पश्चिमी समाज हो, चाहे एशियाई समाज हो, चाहे इंडियन समाज, भारतीय समाज हो। वहाँ की एक प्रकार की मान्यता हैं जिनमें रूढ़ियाँ शामिल होती हैं। ये लगातार निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती हैं और इनको लगातार परंपराओं को लगातार मान्यता समाज में मिली हुई है, ये बनी हुई है प्रत्येक समाज में। अगला प्रश्न है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का कंसेप्ट किसने दिया? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट दिया है रॉल्फ लिंटन ने। इनकी एक बुक है द स्टडी ऑफ मैन। इसमें जो है इसकी व्याख्या की गई है। रॉल्फ लिंटन ने कंसेप्ट दिया है, ये याद रखना है। अब हम लोग अगर मर्टन पर बात करें तो मर्टन जो है पार्सन्स के चेला थे, उनके शिष्य थे। और मर्टन का जो सबसे अहम काम है वो है मिडिल रेंज थ्योरी के लिए मध्य सीमा सिद्धांत, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। वैसे इन्होंने बहुत विषयों पर काम किया। एक प्रकारवादी चिंतक हैं। इन्होंने जो है लेटेंट और मैनिफेस्ट, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य, दुष्प्रकार्य इत्यादि पर बात की थी। और वहीं टालकॉट पार्सन्स, इनको ग्रैंड थ्योरी का जनक कहा जाता है। और हेनरी मैन भी एक मानवतावादी विचारक रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने सामाजिक समूह के वर्गीकरण में उदग्र और क्षैतिज
मतलब सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदग्र और क्षैतिज के रूप में किया है। तो उदग्र और क्षैतिज के रूप में किया है मिलर ने, एच मिलर ने। ये कंसेप्ट है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या होते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। सेज कूले के बारे में बता चुका हूँ, अफगर निकाब के बारे में बता चुका हूँ, समनर के बारे में बताता हूँ। समनर एक जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने सामाजिक व्याख्याओं पर बहुत काम किया है। मतलब समाजशास्त्र के हैं तो सामाजिक व्याख्याओं पर काम करेंगे, लेकिन विलियम ग्राहम समनर का योगदान सामाजिक समूहों और सामाजिक जो है एकता को समझने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। सबसे पहली बात, जब प्रश्न को सॉल्व करें तो ये जरूर देखें कि उसमें लिखा क्या है, सही गलत, क्योंकि जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर गलती हो जाया करती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्षेत्रीय समूह का कंसेप्ट, ये वेबर ने दिया है, यही गलत है। ये वेबर ने दिया है परिस्थिति समूह, परिस्थिति समूह का सिद्धांत दिया है। बाकी विकल्पों में प्राथमिक समूह, जैसा कि मैंने कहा, कूले का सिद्धांत है। अंतः समूह समनर का है। एक बाह्य समूह की बात करते हैं, अंतः समूह, बाह्य समूह। संदर्भ समूह की बात मार्टिन ने करते हैं। संदर्भ समूह शब्द किसने दिया था, कमेंट करके बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है, इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका जवाब है विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता प्रदान करता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पहला आया था, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बाल विवाह अधिनियम निरोध अधिनियम 1929 में आया था। किसके काल में आया था बताना है कमेंट करके। इसकी धारा 17 में बेसिकली वर्णन है इसका, बाल विवाह के समाप्त होने का। विलियम बेंटिंग के समय आया था, मैं ही बता देता हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत है कि इसी में कहा गया हिंदू जीवन जीने की एक कल्चर है, संस्कृति है। एक विवाह ही इस विवाह का सच्चा स्वरूप था और रहेगा, ये कहा है मेलिनोवस्की ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे, जिसमें कहा गया यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना गया है। तो भैया यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना गया, इसका जवाब है एल.एफ. मॉर्गन। इसमें होता क्या है कि जो परिवार की उत्पत्ति का एक, वो कहते हैं कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता है। ये प्रारंभिक समाजों की व्याख्याओं में ये सब कंसेप्ट आते हैं। इसमें कंसेप्ट होता है CPSP, सिंडेस्मियन पुलानुवन, ऐसे करके इसकी व्याख्या की जाती है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है। तो इस पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में तो बिल्कुल नहीं दिया है, गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किताब लिखी थी 1912 में, इसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया। आप ये बताइए कि सुसाइड बुक कब लिखी थी, सुसाइड कब लिखी थी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कब लिखी थी, ये पूछे जाते हैं। और जो सुसाइड इमाइल दरखैम ने बताई थी वो कितने प्रकार का है, कितने प्रकार हैं उसके, कमेंट करके बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। तुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम रूप क्या है। तो एकदम सिंपल प्रश्न है, आदिम रूप है उसका टोटमवाद। जैसे ये टोटम क्या है, अब टोटम कोई एक प्रतीक है, कोई भी प्रतीक उसको टोटम मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि समाज में एक तरीके से जो कबीलाई कल्चर थी उसमें एकता सद्भावना लाने के लिए धर्म को बहुत महत्व मिला। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन इन्होंने करके धर्म को बहुत इम्पोर्टेंट माना था और उसको कहते थे सामाजिक
एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। प्रकृतिवादी सिद्धांतकार कौन है? कमेंट करके बता सकते हैं। अगला, समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया है भैया सीखने की, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला कंसेप्ट, स्वदृश्य दर्पण, यानी कि स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? स्वदृश्य दर्पण का सिद्धांत दिया है चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने, और उनकी बुक का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। कूले के जो अनुयायी हैं वो G.H. मीड हैं। मीड ने स्व का सिद्धांत को और पुष्ट किया था। मार्गरेट मीड इससे एकदम भिन्न है। ऑस्कर लेविस की जो व्याख्याएं हैं वो जो है ग्रामीण समाज के संदर्भ को लेकर हैं, और मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करी थी, प्रतीकात्मक समाजीकरण की, और उसके बाद मीड को भी फॉलो करने वाले थिंकर रहे हैं। प्रत्याशित समाजीकरण कंसेप्ट किसका है? तो प्रत्याशित समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो दिया गया है रॉबर्ट किंग मर्टन का। इस अवधारणा में कहते हैं कि जो कंसेप्ट है, जो मतलब जो हम करना चाहते हैं या किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो उसके जैसे बनने की कोशिश करें, यानी प्रत्याशा का मतलब है एक व्यक्ति का अध्यापक या वकील होने पर समाज उससे ये उम्मीद करता है कि वो उसी जैसा हाव भाव व्यवहार करेगा। पेट्रे में सोरोकिन ये संस्कृति के संतुलन सिद्धांत को बताते हैं, समाज के आइडियलिस्टिक, आइडिशनल और सनसेट की बात करते हैं। मार्क्स बात करते हैं संघर्ष अवधारणा की। ऑस्कर लेविस बात करते हैं जो है समाज और समुदायों इत्यादि को समझने में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया भैया सामाजिक स्तरीकरण का? तो डेविस एंड मूर, इसमें आंख बंद करके लगा दीजिए हमेशा, और पार्सन्स हैं। चूँकि कार्ल मार्क्स तो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, वार्नर भी नहीं करते हैं। पहला और तीसरा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। ये कंसेप्ट आपको सीधा सीधा नेस्फील्ड को लगा देना है इसमें, बिना सोचे समझे। आपको बताना है G.S. घुर्ये ने किनको पिछड़े हिंदू कहा था। रिजले की पुस्तक का नाम बताना है, और रिजले के कैसी व्याख्या करते हैं? तो प्रजातीय व्याख्याएं करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। G.S. घुर्ये के द्वारा दी गई विशेषताओं में कौन सी विशेषता सही नहीं है? G.S. घुर्ये कितने प्रकार की जाति की व्यवस्थाएं बताते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताना है, तो बेसिकली 6 विशेषताएं बताते हैं। G.S. घुर्ये बात करते हैं इंडोलॉजी अप्रोच की, भारत विद्या उपागम की बात करते हैं G.S. घुर्ये, और इसमें से अंतर जाति विवाह, यानी एक जाति का दूसरी जाति से विवाह की बात ये स्वीकार नहीं करते हैं। 6 विशेषताएं इसमें 3 दी गई हैं, 3 और कौन सी हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिसमें कहा गया सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज और उदग्र के रूप में, क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने किया है? तो इसका जवाब होगा सोरोकिन। कैसे? क्षैतिज गतिशीलता का मतलब है कि आप जैसे लखनऊ में क्लर्क हैं
और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है बाराबंकी, तो आप बाराबंकी में भी आप क्लर्क ही अगर हैं तो कहा जाएगा क्षैतिज गतिशीलता है। लेकिन उदग्र गतिशीलता को आप अपवर्ड मोबिलिटी की तरह समझें, यानी क्लर्क के बाद आप जो है बड़े बाबू हो जाएं या और कोई बड़े ऑफिसर हो जाएं तो वो कहा जाएगा अपवर्ड मोबिलिटी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जेम्स फ्रेजर की एक पुस्तक है द गोल्डन बॉउ, ये पुस्तक ही कई बार पूछी जाती है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसमें निम्नलिखित में से किन जो है पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें ये बात करते हैं धर्म और जादू के। तो चूँकि पहले की फ्रेजर, मैक्स मूलर, टायलर, ये सब एंशियंट जो है मतलब व्याख्याकार हैं धर्म के, तो ये डर, जादू, प्रकृतिवाद, इन सब की इसमें व्याख्याएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन किया, यानी कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृतियों के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान के किनारे हुआ है। तो इसका जब हम जवाब लेंगे तो इसका जवाब तो जीएस घुरिये है, लेकिन गंगा के किनारे ही क्यों हुआ? चूँकि गंगा जो पानी चाहिए किसी भी सभ्यता या जीवन के लिए, तो गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में बसती। पहला तो पॉइंट जीएस के लिए भी ये जान लीजिए। दूसरा, ये जो कहा यहाँ पर एक अवलोकन शब्द है, इसका क्या मतलब होता है कमेंट करके बता सकते हैं। आगे, ये एंद्रे बेतई को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और हट्टन ने भी जाति की व्याख्याएं दी थी। एस.सी. दुबे इंडियन विलेज इनकी पुस्तक का नाम है। ग्रामीण समाज के अध्ययन पर इनका काफ़ी फोकस है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये रटा रटा एक स्टेटमेंट है कूले का, C.H. कूले का नाम। इनकी बुक का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ले लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सही है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सही है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक होती है, सही। यानी कि अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आजकल काम हो रहा है, 3D प्रिंटिंग पर काम हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हो रहा है, भारत में अभी नहीं हो रहा है, तो तुलनात्मक हो गई यहाँ पर। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, चूँकि एक जगह बदलाव आ जाएगा तो पूरी दुनिया में बदलाव धीरे धीरे आने लगेगा। इसकी प्रकृति सदैव सामाजिक होती है, चूँकि किसी भी बदलाव का प्रभाव समाज पर ही पड़ता है। यह एक जटिल तथ्य नहीं है। तो जटिल तथ्य है कैसे? कोई भी समाज इतनी जल्दी किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे समाजशास्त्री हैं M.N. श्रीनिवास, भारतीय समाजशास्त्री, उन्होंने कंसेप्ट दिया था संरचना का परिवर्तन, यानी संरचना के भीतर छोटे छोटे अंगों में परिवर्तन, जाति, विवाह, परिवार, नातेदारी में बदलाव। कहते हैं धीरे धीरे जब इनमें परिवर्तन होता है तो जाकर फिर उसके बाद पूरी संरचना में बदलाव धीरे धीरे आता है। इस तरीके से व्याख्या करते हैं। तो इसलिए जटिल तथ्य नहीं है, ये गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? सामाजिक प्रगति की विशेषता है, पहला पॉइंट ले लेते हैं भाई, इच्छित मूल्य होते हैं, सही बात है। सामाजिक प्रगति हम कैसी चाहते हैं तो हमारी इच्छा के अनुसार होंगे। मूल्यों से निर्धारण होगा, केवल मनुष्य से संबंधित है, सभी सही होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें कहा गया मिचेल ने से सामाजिक विकास के कितने मानदंडों का उल्लेख किया गया? यहाँ ने होना चाहिए, मिशेल ने। तो इसका जवाब है 6। ये रट लीजिएगा। 6 कौन है? स्त्रियों की स्थिति में बदलाव, धन का केंद्रीकरण और न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक प्रभुसत्ता में वृद्धि, कानून के समक्ष सभी की समानता, अशिक्षित और सार्वभौमिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया किसने समाज के विकास के लिए जंगली, असभ्य और सभ्य, या जंगली या बर्बर यहाँ भी हो सकता था, इसकी बात करी है।
तो एल एफ मॉर्गन ने ऐसी बात करी है। ये आपको रट लेना है, बहुत बार पूछा गया है। स्पेंसर समाज को एक अवयव की तरह मारते हैं, एक ऑर्गन की तरह मारते हैं। कॉम्टे सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनेमिक्स और तमाम बात करते हैं। योगेंद्र सिंह का काम है भारतीय परंपरा और आधुनिकीकरण को समझना, इसलिए इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। आगे, कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? तो सामाजिक परिवर्तन की जो सहायक दशा है उसमें पहला विकल्प है शिक्षा का उच्च स्तर, दूसरा है प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति, तीसरा है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, और चौथा है सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकी कारक है, यानी डेमोग्राफिक फैक्टर है सोशल चेंजेस का? पहला, अप्रवास एवं उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, ग्रामीण एवं प्रौद्योगिकी वृद्धि, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी वृद्धि, चौथा है ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो इसका जवाब होगा अप्रवास एवं उत्प्रवास, माइग्रेशन एवं इमिग्रेशन। ये सामाजिक परिवर्तन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट, सामाजिक परिवर्तन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नॉल्ड टॉइनबी, इसमें आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, ये इनका कंसेप्ट है, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि जो सभ्यता है, सभ्यता का जो भविष्य है वो सृजनशील कम लोगों पर निर्भर करता है, इसलिए वो कहते हैं प्रत्येक चुनौती के प्रत्युत्तर में दूसरा काम होता है। सोरोकिन के बारे में जैसा मैंने बताया, ये 3 प्रकार की व्याख्या करते हैं, आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक, आइडेशनल और सनसेट। स्पेंगलर समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में इनका काफ़ी अध्ययन है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और विल्फ्रेडो पैरेटो, तो पैरेटो भैया एक प्रत्यक्षवादी चिंतक हैं, लेकिन इन्होंने फॉक्स एंड लॉइन के कंसेप्ट से समाज में जो बदलाव हैं उनको चिन्हित करने की कोशिश की। ये बताते हैं कि जैसे एक लाइन है तो इसमें लोमड़ी सदैव नीचे रहती है और उस सत्ता को पाने के लिए सत्ता पर, ये सत्ता लाइन है जैसे, इस पर कोशिश करती रहती है। ये लाइन को बहुत होशियारी से मौका पाते गिरा देती है और फिर आगे बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार से ये कंसेप्ट एक चलता रहता है। स्पेंगलर जो है वो कहते हैं समाज में जो बदलाव हैं वो एक प्रक्रम में लगातार ऐसे चलते रहते हैं, ये व्याख्या करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित लेखकों को उनके पुस्तक से संबंधित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो ऑप्शन है सही है वो है सोरोकिन वाला, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। जैसा कि मैंने कहा था सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की बात करते हैं, इसे आप पकड़ सकते थे। इनकी कई बुक्स हैं लेकिन एक आध बुक्स का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कुर्क्स वाली बुक है, इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस की बात है, ये सब बात करते हैं। योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक है, ये सब किताबें अहम हैं, पूछी जाती हैं। सोरोकिन, ये अब देखो वही प्रश्न आ गया, जैसा कि मैंने कहा था कि संस्कृति के कितने बदलावों की बात करते हैं, तो ये बेसिकली 3 हैं, आइडियलिस्टिक, आइडेशनल और सनसेट। अब इनका हिंदी में नाम जान लीजिए, चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शात्मक। चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शनात्मक, अनुकूलनात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा काम्टे के सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? तो धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। 1, 2, 3। सभ्यता स्तर का कोई मतलब नहीं, धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक। लॉ ऑफ 3 स्टेज है ये, धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक। सांस्कृतिक विलंबना का कंसेप्ट किसका है? तो कंसेप्ट सीधा सा है ऑगबर्न का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
इसमें कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आर्थिक निर्धारणवाद का प्रतिपादन किया है कार्ल मार्क्स ने। ये प्रत्येक बदलाव या परिवर्तन का कारण आर्थिक मानते हैं, आर्थिक आधार उसका देते हैं। वैसे बताते हैं, कहते हैं कि जो बेस है यानी आधार है, इस पर संपूर्ण संरचना टिकी हुई है। सब इसके हिसाब से सब कुछ निर्धारित होते हैं, जैसे संस्कृति, धर्म, न्यायपालिका, सामाजिक चीज़ें, हर चीज़ का निर्धारण इससे होता है, अर्थ से होता है, इसलिए आर्थिक निर्धारणवादी हैं। बाकी अगला कंसेप्ट क्या आ गया? किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी और अंतः संबंधों को कहते हैं। ये कंसेप्ट है, चूंकि इसको सीधा रटना है तो H.M. जॉनसन का कंसेप्ट है। अब मैं नडेल की बात कर देता हूँ। जैसे नडेल हैं, ये कल्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बार्टोमोर का भी काफ़ी योगदान है, ये हायरार्की को समझाने की कोशिश करते हैं आर्थिक और सोशल कंटेक्स्ट में। मैनहाइम का भी काफ़ी योगदान है, ये कंसेप्ट ऑफ मैन वगैरह इन सब चीज़ों में काफ़ी इनका योगदान है, ह्यूमनिस्टिक व्याख्या करते हैं। आगे, कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो सामाजिक संरचना की विशेषता है, सिर्फ एक विशेषता बतानी है तो हम पकड़ते हैं एक भीड़। एक शब्द क्या होता है? ये गलत। ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था वैसे बता सकते हो, लेकिन ये भी नहीं होगा। एक जनजातीय क्षेत्र, ये भी नहीं। ये प्रश्न सही होगा। अंतः सामाजिक संबंधों और समूहों की क्रमबद्धता सामाजिक संरचना की विशेषता है। सामाजिक संरचना होती क्या है? इसमें समाज के प्रत्येक पहलू को शामिल किया जाता है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यवस्थाएं काम करती हैं, यानी कि सामाजिक संरचना एक बृहद सिद्धांत है। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। एक बेसिकली एक बुक है, ये लिखी थी रेडक्लिफ ब्राउन ने। ये प्रिमिटिव ब नहीं होता है, वह होता है, रेडक्लिफ ब्राउन ने। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक संरचना का जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है, ये प्रस्तुत किया है स्पेंसर महोदय ने। ये क्वेश्चन आमतौर पर लोग पार्सन्स लगा देंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था नहीं लिखा है, सामाजिक संरचना लिखा है, इसलिए इसको पकड़ेंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था लिखा होता तो पार्सन्स होता। इनकी किस्त बुक आई थी 1952 में, द सोशल सिस्टम। इमेल दरखाम भी प्रकारवादी हैं, मर्टन भी प्रकारवादी चिंतक सभी हैं। प्रकट और अप्रकट प्रकारों की बात किसने की? तो भी मैंने बताया, मर्टन ने करी प्रकट और अप्रकट प्रकारों की बात। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस की बात करी। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि आकार निरीक्षण के परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य के काम करते हैं? आकार्य, देखो 3 बातें हैं, प्रकार्य, अप्रकार्य और दुष्प्रकार्य। ये तीनों सिद्धांत दिए गए हैं R.K. मार्टन के। प्रकार वे हैं कि किसी भी कार्य से समाज में यदि बदलाव आए, परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। ए फंक्शनल वो कार्य हैं जिनके करने से समाज में कोई भी बदलाव सुनिश्चित नहीं होता। और दुष्प्रकार्य वे कार्य हैं जिनको करने से समाज में एक तरीके से खराबी उत्पन्न होती है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कंसेप्ट है R.K. मार्टन का। अगला प्रश्न मित्रों लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात किसने की है? तो यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात करने का काम किया है इमाइल दुर्खीम ने। ये सोसाइटी को सुई जनरिस, स्वयं से उत्पन्न मानते हैं, स्वयंभू कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो समाज है उसमें ऑर्गेनिक जो एक तरीके से एकता है वो सदैव पाई जाती है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 50 प्रश्नों पर बात करी है। आशा है आपको ये ठीक लगेगा और आप हमें कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम आगे ऐसी सीरीज़ बनाते रहेंगे, आप लोग उसे देखते रहिए।